हेलो एवरीवन। आज है 31 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी काम चाट का भूकंप दुर्लभ लेकिन अपेक्षित, आंत की छठी इंद्रिय, भूख नियंत्रण, ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ, निसार पृथ्वी मानचित्र के लिए उपग्रह। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, वैज्ञानिकों ने हमारी आंत में जो है छठी इंद्रिय की खोज की है जो कि भूख को नियंत्रित कर सकती है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में आंत में एक नई संवेदी प्रणाली की खोज की है जिसे छठी इंद्री जो है कहा जा रहा है। यह प्रणाली आंत मस्तिष्क जो संचार है उसके माध्यम से भूख और जो तृप्ति है उसको नियंत्रित करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। शोध के अनुसार जो आंत है उसमें मौजूद विशेष कोशिकाएं भोजन का जो पोषक तत्व हैं उनको पहचानती हैं और मस्तिष्क को जो है संदेश भेजती हैं जो कि भूख या फिर जो तृप्ति की भावना है उसको प्रभावित करते हैं। ये कोशिकाएं जो हैं ग्लूटामेट जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका उपयोग करके तेजी से मस्तिष्क से संवाद करती हैं जिससे खाने की इच्छा को नियंत्रित करने में जो है हेल्प मिलती है। यह खोज जो है मोटापे को और जो डायबिटीज़ है और जो अन्य चयापचय संबंधी विकार हैं उनके इलाज में नई संभावनाएं जो हैं वो खोल सकती है, क्योंकि यह समझने में मदद मिलेगी कि शरीर जो है भोजन की मात्रा और जो प्रकार है उसको कैसे नियंत्रित करता है। जो आंत मस्तिष्क संचार है जिसे आंत मस्तिष्क जो संचार है इसका अक्ष भी कहते हैं, शरीर की एक जटिल दवी जो दिशात्मक संचार प्रणाली है जो कि आंत यानी कि जो पाचन तंत्र है और जो मस्तिष्क है उसके बीच में निरंतर संपर्क बनाए रखती है। यह प्रणाली भूख हुआ, पाचन हुआ, फिर जो भावनाएं हैं, तनाव है, यहाँ तक कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी नियंत्रित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जो आंत मस्तिष्क अक्ष है उसके घटक न्यूरोलॉजिकल जो मार्ग है जैसे कि वेगस तंत्रिका आंत और जो मस्तिष्क के बीच में मुख्य संचार चैनल है। यह आंत से जो संकेत हैं उनको मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से जो आंत है वहाँ तक ले जाती है। जो हार्मोनल संदेश वाहक हैं वह आंत में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन हैं जैसे कि भूख बढ़ाने वाला लेप्टिन, तृप्ति बढ़ाने वाला और जो पेप्टाइड हैं वह वाई मस्तिष्क को भोजन की जो आवश्यकता है और जो तृप्ति है उसके बारे में जो है सूचित करते हैं। जो जो माइक्रोबायोम है आंत में मौजूद जो ट्रिलियंस माइक्रोब है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या जो फंगी हैं वह न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन और जो डोपामाइन है और जो मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड हुआ उसका उत्पादन करते हैं जो कि मस्तिष्क के जो कार्य हैं उनको प्रभावित करते हैं। और जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह आंत की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं साइटोटोनिक्स जैसे जो संदेशवाहक हैं उनके माध्यम से मस्तिष्क के साथ जो है संवाद करती हैं जो कि सूजन और जो तनाव प्रतिक्रियाएं हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं। जो आंत है मस्तिष्क संचार कैसे काम करता है? जो हेनुरोपोड है कोशिकाएं, हाल ही का जो शोध है उसमें पाया गया है कि आंत की जो न्यूरोपोड कोशिकाएं हैं भोजन के जो पोषक तत्व हैं जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड को पहचानती हैं और जो ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं उनके माध्यम से मस्तिष्क को तुरंत संकेत भेजती हैं। यह संचार जो है भूख, तृप्ति और जो खाना है उसकी प्राथमिकताओं को जो है नियंत्रित करता है। जो माइक्रोबायोम है उसका प्रभाव जो है आंत की जो बैक्टीरिया भोजन के पाचन है उनके दौरान मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करते हैं जो कि मस्तिष्क का जो मूड है और जो व्यवहार है उसको प्रभावित कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए 90% से जो अधिक सेरोटोनिन है, यानी कि जो खुशी का हार्मोन है, आंत में बनता है। तनाव और जो भावनाएं हैं वह मस्तिष्क से जो तनाव है संकेत को आंत के जो माइक्रोबायोम है उसको बदल सकते हैं, जिससे कि जो पाचन की समस्याएं हैं जैसे कि आईबीएस है या फिर जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे चिंता और अवसाद जो हैं उसको उत्पन्न कर सकती हैं। जो भूख है उसमें भूमिका जो है भूख का संकेत आंत में जो ग्रेलिन जैसे हार्मोन भूख की भावनाओं को जो है बढ़ाते हैं, जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस जो है क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। तृप्ति का संकेत भोजन के बाद जो है आंत से लेप्टिन कोलसिटोकिन्स हैं वह GLP-1 जैसे जो हार्मोन है मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत जो है वो भेजते हैं, जिससे खाना जो है बंद करने की इच्छा होती है। जो न्यूरोपोड कोशिकाएं हैं उनकी खोज, ये कोशिकाएं जो हैं भोजन के प्रकार जैसे कि चीनी हुई या वसा हुई को पहचान कर मस्तिष्क को तेजी से सूचना करती हैं, जिससे भोजन की जो मात्रा है और जो पसंद है उस पर नियंत्रण होता है। नए शोध में जो है संभावनाएं हैं कि जो एन्यूरोपोड कोशिकाएं हैं, हाल ही की जो खोज हैं उनसे पता चला है कि ये कोशिकाएं जो हैं मस्तिष्क के साथ में मिलीसेकंड में संवाद कर सकती हैं, जो कि जो भूख है उसको नियंत्रण करने में नई दवाएं या फिर जो उपचार हैं उनका भी आधार बन सकती हैं। जो माइक्रोबायोम थेरेपी है, जो कि प्रोबायोटिक्स हैं, जो प्रीबायोटिक्स हैं या फिर जो फैकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट हैं, उन जैसे जो उपचार आंत मस्तिष्क संचार को बेहतर करके मोटापे, डायबिटीज़ और जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका इलाज कर सकते हैं। जो चिकित्सीय अनुप्रयोग हैं, वैज्ञानिक अब जो है आंत मस्तिष्क संचार को लक्षित करके ऐसी दवाएं विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो कि भूख को नियंत्रित कर सकें, खासकर जो मोटापा है और जो डायबिटीज़ है उनके लिए। जीवन शैली और जो आंत मस्तिष्क स्वास्थ्य आहार है जैसे कि फाइबर युक्त भोजन, प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही और जो संतुलित आहार है वह माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखते हैं, जो कि आंत मस्तिष्क संचार को बेहतर करता है। जो व्यायाम है यह नियमित व्यायाम माइक्रोबायोम और जो न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन है उसको बढ़ावा देता है। तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग और जो नींद तनाव है उसको कम करके आंत मस्तिष्क जो अक्ष है उसको संतुलित करते हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, ट्रम्प हिट्स इंडिया विद 25% टैरिफ प्लस ए रशियन पेनल्टी। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भारत पर 1 अगस्त 2025 से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही रूस से जो हथियार और तेल हैं उसको खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया है। ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यानी कि जो ट्रूथ सोशल है उस पर कहा है कि भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है और हथियारों का प्रमुख ग्राहक है, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उनके लिए अस्वीकार है। उन्होंने भारत के जो उच्च टैरिफ और गैर मौद्रिक व्यापार है उसकी बाधाओं को भी जो है इस फैसले का कारण बताया है। ट्रंप ने भारत को मित्र बताया, लेकिन कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक हैं, जिसके कारण अमेरिका के साथ जो व्यापार सीमित रहा है। यह टैरिफ भारत के जो फार्मास्यूटिक्स, टेक्सटाइल है और जो आईटी जैसे निर्यात हैं उनको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि गोल्डमैन स्केच के जो अनुसार यह टैरिफ भारत की जो जीडीपी है उसको 0.1 से 0.6% तक प्रभावित कर सकता है, जिसमें गहने हुए या फिर जो मेडिकल डिवाइस हैं, टेक्सटाइल हैं और जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। जो भारत सरकार है उसने अभी तक इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो भारतीय अधिकारी हैं उनका मानना है
कि यह टैरिफ अस्थायी हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापार समझौता है उस पर बातचीत जारी है। अगले दौर की वार्ता के लिए जो अमेरिकी टीम है 25 अगस्त को भारत आएगी। जो बीजेपी सांसद प्रवीण खंगेलवाल हैं, उन्होंने इस फैसले का जो है दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि जो कांग्रेस है उसने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक जो है वो करार दिया है। जो आर्थिक प्रभाव निर्यात है उस पर असर देखें तो भारत का अमेरिका के साथ में 87 बिलियन जो डॉलर है उसका निर्यात व्यापार दांव पर है। 25% का जो टैरिफ है उससे भारत का जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र है जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हुआ, टेक्सटाइल हुई, जेम्स ज्वेलरी हुई, ऑटोमोटिव और जो आईटी सेवाएं हैं वह प्रभावित होंगी। जो गोल्ड्समैन स्केच है उनके अनुसार इससे जो भारत की जीडीपी है वह 0.1 से 0.6 की कमी जो है उसके अंदर देखी जा सकती है। महंगाई का जोखिम भी जो है इससे बढ़ जाएगा। यदि भारत रूस से सस्ता और जो कच्चा तेल है वह खरीदना बंद करता है तो उसे जो मध्य पूर्व जैसे महंगे स्रोत हैं उनकी ओर रुख करना पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और भारत में महंगाई भी जो है वो बढ़ सकती है। जुर्माने का जो अतिरिक्त बोझ है रूस के साथ व्यापार के लिए जो जुर्माना है भारत का जो व्यापार घाटा है उसको और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि जो ये लागत है निर्यातकों और जो उपभोक्ता हैं उन पर डाली जा सकती हैं। जो रक्षा व्यापार है उस पर प्रभाव, भारत रूस रक्षा सौदे, भारत और जो रूस है उसके बीच में सालाना 2 से 3 बिलियन डॉलर का रक्षा व्यापार होता है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई जो 30 MKI T-90 टैंक है और ब्रह्मोस जो मिसाइलें हैं जैसे प्रमुख सौदे शामिल हैं। ट्रंप का जो ये टैरिफ है यह भारत पर रूस से जो हथियार खरीद कम करने का दबाव डाल सकता है, जो कि भारत की रक्षा जो रणनीति है और जो क्षेत्रीय संतुलन है उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो कास्टा है उसका खतरा, अमेरिका का जो कास्टा कानून है 2017 रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे जो टैरिफ और जुर्माना है इन कानूनों के तहत भारत पर अतिरिक्त दबाव जो है वो बढ़ सकता है। ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभावी रूस तेल पर निर्भरता, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया, जो कि 2022 में 0.2% से बढ़कर 35 से 40% हो गया है। 2025 में रूस भारत को जो है 36% कच्चा तेल सप्लाई कर रहा है। टैरिफ और जो जुर्माना है भारत को सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाने के लिए जो है मजबूर कर सकता है, जिससे ऊर्जा की लागत बढ़ेगी। वैकल्पिक स्रोत देखें तो भारत को इराक, सऊदी अरब, जो यूएई जैसे मध्यवर्ती पूर्व तेलों से देश जो हैं तेल खरीदना पड़ सकता है, जो कि महंगा होगा और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको भी प्रभावित कर सकता है। जो कूटनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव देखें, भारत और रूस संबंध, भारत और जो रूस हैं उनके बीच में दशकों पुराने रणनीतिक संबंध हैं। ट्रंप का यह कदम जो है भारत को रूस के साथ अपने जो संबंध हैं उन पर पुनर्विचार करने के लिए जो है मजबूर कर सकता है, जो कि भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके लिए चुनौती है। जो ब्रिक्स और वैश्विक स्थिति को देखें तो ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी संगठन जो है करार दिया है, जिसका भारत हिस्सा है। यह टैरिफ भारत को ब्रिक्स के साथ अपनी जो स्थिति है और जो डॉलर के खिलाफ वैकल्पिक मुद्रा है उन नीतियों पर दबाव डाल सकता है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, भारत और जो अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और अगस्त 2025 में जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा और जो टैरिफ है इस वार्ता को जटिल बना सकता है। लेकिन भारत संतुलित समझौते की कोशिश जो है वो अभी तक कर रहा है। जो भारत है उसकी प्रतिक्रिया और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मकसद है, भारत के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं
और जो आत्मनिर्भर भारत नीति है उसको अमेरिका व्यापार वार्ता मानता है। भारत जो है इन नीतियों को बनाए रखने और जो वैकल्पिक बाजार है उसको तलाशने पर भी जो है विचार कर रहा है। वैकल्पिक बाजार भारत अमेरिका का जो टैरिफ के जवाब में यूरोप, एशिया और जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें अपने निर्यात बाजार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो कूटनीतिक रुख है, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी जो भू राजनीतिक दबाव है उसमें अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको नहीं बदलेगा। जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप हैं उन्होंने पूरी और ऊंचायुक्त विक्रम जो दौरईस्वामी है उन्होंने कहा है कि भारत सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से खरीदेगा। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वाई 8.8 मैग्नीट्यूड कामचाट का अर्थक्वेक इज रेयर बट नॉट अनयूजुअल। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? कामचाट का जो प्रायद्वीप है उसमें 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ घटना है, लेकिन इसे पूरी तरह से जो है असामान्य नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि जो कामचाट का है वह प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है उसमें स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे भूकंप प्रवण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है टेक्टोनिक प्लेट की जो गतिविधियां हैं उनके कारण जो है बड़े भूकंप हुए या फिर जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं वह बार बार देखने को मिलती हैं। यह जो है क्यों है दुर्लभ? जो तीव्रता है 8.8 तीव्रता का भूकंप ग्रेट जो अर्थक्वेक है श्रेणी में आता है, जो कि वैश्विक स्तर पर कम ही देखने को मिलता है। जो रिएक्टर स्केल है उस पर एक अंक की बढ़ोतरी भूकंप की जो ऊर्जा है उसको 31.6 गुना बढ़ा देती है। इसीलिए 8.8 तीव्रता का भूकंप बेहद शक्तिशाली होता है। यह लगभग 14,000 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो पिछले 200 वर्षों में जो है 9.0 प्लस जो तीव्रता है उसके केवल 4 भूकंप जो है अभी तक दर्ज किए गए हैं, जैसे कि जो 1960 का चिली भूकंप 9.5 और 2011 का जापान में तोहोकू भूकंप आया था, जो कि जिसकी तीव्रता 9.1 थी। 8.8 तीव्रता का भूकंप जो कि जिसके करीब है और इसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो भूकंप है उनमें गिना जाता है। क्यों नहीं है असामान्य? जो भौगोलिक स्थिति है कामचाट का प्रशांत रिंग ऑफ जो फायर है उसका हिस्सा है, जहां पर यूरेशियन प्रशांत और जो उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट है एक दूसरे से टकराती हैं, जिस क्षेत्र में भूकंपीय जो गतिविधियां हैं आम हैं। उदाहरण के लिए 1952 में जो है कामचाटका में 9.0 तीव्रता का भूकंप जो है वो आया था, जो कि इस क्षेत्र की जो भूकंपीय सक्रियता है उसको दर्शाता है। हाल ही की गतिविधियां देखें तो हाल ही में 2025 में जो है इस क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि दर्शाता है कि यह क्षेत्र जो है नियमित रूप से जो भूकंपीय रूप है उससे सक्रिय रहता है। सुनामी और जो ज्वालामुखी हैं 8.8 तीव्रता के जो ये भूकंप है इससे सुनामी की जो चेतावनियां हैं जारी कार्रवाई और जो क्ल्यूचेवकोय है ज्वालामुखी में विस्फोट को ट्रिगर किया है, जो ये क्षेत्र है इसकी जो भूगर्भीय अस्थिरता है उसका हिस्सा है। ऐसी घटनाएं जो हैं यहाँ पर असामान्य नहीं हैं। रिंग ऑफ जो फायर है वह प्रशांत महासागर का जो किनारा है वहाँ पर फैला हुआ है। एक प्रमुख भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र जो है वो है जो पृथ्वी की सबसे सक्रिय जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उनमें से एक है। यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है, जो कि कई महाद्वीप जो हैं और जो देश हैं उनको प्रभावित करता है। इसे जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है कहा जाता है। जो भौगोलिक विस्तार देखें
अगर रिंग ऑफ फायर का, तो जो ये क्षेत्र है प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ से शुरू होकर जो उत्तरी अमेरिका है, अलास्का है, या फिर जो कामचाटका है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और जो पापुआ न्यू गिनी है वहाँ तक जाता है। इसमें कई द्वीप समूह है, जैसे कि एल्यूसिया द्वीप, कुरिल द्वीप और जो मारियाना द्वीप हैं वह भी शामिल होते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक जो प्लेट हैं उनका टकराव और जो आपसी हिलने ढुलने का जो सबडक्शन है या फिर जो स्प्रेडिंग है, जो ट्रांसफॉर्म पाइल्स हैं उनके कारण सक्रिय है। जो प्रमुख प्लेट्स हैं प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट या फिर जो नज़्गा प्लेट हैं, कोकोस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट और जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हैं उनका सबडक्शन जोन है, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे जो है धंसती है, जहां पर भूकंप और जो ज्वालामुखी की गतिविधियां हैं उसका मुख्य कारण है। जो भूकंपीय गतिविधियां हैं दुनिया के लगभग 90% जो भूकंप रिंग ऑफ फायर हैं उसमें होते हैं, जहां पर 7.0 या फिर उससे अधिक जो तीव्रता है उसके बड़े भूकंप और 8.0 प्लस तीव्रता के ग्रेट जो अर्थक्वेक हैं आम हैं। उदाहरण के तौर पर 1960 में चिली का भूकंप और 2011 में जापान में तोहोका भूकंप और 1952 में कामचाट का जो भूकंप है वह आए थे। ज्वालामुखी गतिविधियां जो हैं दुनिया के 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं रिंग ऑफ फायर में हैं। प्रमुख ज्वालामुखी माउंट फूजी जो कि जापान में है, माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका में, क्रकटोवा इंडोनेशिया में, जो कैलुचैक्सवोए हैं वह कामचाटका में। जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं अक्सर भूकंपों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हाल ही में कामचाटका में जो है 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जो है ज्वालामुखी का विस्फोट जो है वो हुआ है। सुनामी का जोखिम, रिंग ऑफ फायर में बड़े भूकंप अक्सर सुनामी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है समुद्र तल के नीचे जो टेक्टोनिक गतिविधियां हैं उनसे प्रभावित है। उदाहरण के तौर पर 2004 का जो हिंद महासागर है वह भूकंप और जो सुनामी है उसमें 9.1 की जो तीव्रता है इंडोनेशिया में, और जो 2011 है उसका जापान की जो सुनामी है उसमें प्रभावित देश और जो क्षेत्र रिंग है उनका ऑफ फायर जो है कई देशों को प्रभावित करता है, जिनमें शामिल हैं उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया और अलास्का जो हैं अमेरिका की वो, कनाडा, मेक्सिको जो हैं वो, और दक्षिण अमेरिका का चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया जो हैं ये शामिल हैं। एशिया का रूस का जो कामचाटका है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जो ताइवान है वे, और जो ओशियानिया है वहाँ पर न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलेमान द्वीप, टोंगा, वानुअतु, ये देश जो हैं नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जो सुनामी है उनकी जो जोखिम है उनका सामना करते हैं। अगर इनके महत्व को देखें तो जो वैज्ञानिक महत्व है रिंग ऑफ फायर का, पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्रक्रिया हैं उसको समझने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है और जो गतिशीलता है उसके बारे में जानकारी देती है। जोखिम को देखें तो जो ये क्षेत्र है इसमें घनी आबादी वाले शहर जैसे कि टोक्यो, जकार्ता, सैन फ्रांसिस्को बहुत ही इम्पोर्टेंट बुनियादी ढांचा होने के कारण जो है जो भूकंप और सुनामी है उससे भारी जो है जनहानि और आर्थिक नुकसान का खतरा रहता है। अगर इसकी तैयारी से रिलेटेड जाने तो कई देश जो हैं जैसे कि जापान और जो चिली हैं उन्होंने भूकंप प्रतिरोधी इमारतें, चेतावनी प्रणालियां और जो आपदा प्रबंधन की योजनाएं हैं उनको विकसित किया है। आज की हमारी जो फोर्थ न्यूज़ रहेगी वो जो है इसरो में जो नासा सैटेलाइट मैप है
प्लेस्ड इन ऑर्बिट टू मैप अर्थ इन डिटेल्स। इसरो ने जो है नासा के साथ मिलकर जो निसार है उस उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है। यह उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह का जो उच्च रिजोल्यूशन है मानचित्र तैयार करेगा, जो कि जलवायु परिवर्तन है या फिर जो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और कृषि क्षेत्रों में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा प्रदान करेगा। निसार एल बैंड और जो एस बैंड रडार है उनका उपयोग करता है, जो कि दिन रात में हर मौसम में काम कर सकता है। यह 12 दिनों में जो है पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और पृथ्वी को स्कैन करने के बाद जो है तस्वीरें लेगा। और जो इसके उद्देश्य देखें तो निसार जो है पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होंगे उनको मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ़ की चादरें, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन जो है, समुद्र तल वृद्धि और भूजल शामिल है। यह वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन है या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो संसाधन प्रबंधन है उनके लिए डाटा जो है उसको प्रदान करता है। रडार सिस्टम दोहरी आवृत्ति जो है निसार पहला उपग्रह है जो 2 रडार आवृत्तियां एल बैंड और जो एस बैंड है उनका उपयोग कर रहा है। बैंड जो है बैंड सार नासा द्वारा प्रदान किया गया जो एल बैंड सार है यह घने वनस्पति और जो मिट्टी है उसके नीचे की जो सतह है उसको स्कैन करने में सक्षम है, जिससे जो वन कवर हुआ, मिट्टी की नमी हुई या फिर जो भूजल परिवर्तन है उनकी निगरानी होती है। जो एस बैंड सार है यह इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। यह उच्च जो रिजोल्यूशन है उसके लिए उपयुक्त है और जो शहरी क्षेत्र हैं वह तटीय क्षेत्र और जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनकी निगरानी के लिए उपयोगी है। जो स्वीसार तकनीक है यह तकनीक जो है व्यापक क्षेत्र जो लगभग 240 किलोमीटर स्वात है उसको उच्च रिजोल्यूशन 5.100 मीटर के साथ में स्कैन करने की अनुमति जो है वह भी देता है। कक्षा और जो कवरेज के बारे में जाने तो जो सूर्य के समकालीन कक्षा में 787 किलोमीटर की ऊंचाई पर 98.4 झुकाव के साथ पुनरावृत्ति जो चक्र है हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को स्कैन करता है। औसतन हर 6 दिन में डाटा को इकट्ठा करेगा और दिन रात जो है मौसम स्वतंत्र सार तकनीक, बादल हैं या फिर जो अंधेरा है उसमें भी डाटा को जो है संग्रह करने में सक्षम है। जो उपग्रह है उसके डिज़ाइन के बारे में जाने तो इसका वजन जो है लगभग 2800 किलोग्राम है। एंटीना जो है 12 मीटर को परावर्तन मैश एंटीना है और जो कि रडार सिग्नल को जो है केंद्रित करता है। पावर जो है 2 सौर पैनल, प्रत्येक 3 जो पैनल है उनके साथ में जो लगभग 4 किलोवाट बिजली जो है प्रदान करते हैं। बस इसरो का जो 13 के संशोधित उपग्रह है, बस मिशन की अवधि जो है न्यूनतम 3 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए जो है उपभोग्य सामग्रियां हैं। जो प्रमुख उपकरण हैं उनका योगदान, नासा का योगदान जो है एल बैंड सार, उच्च दर संचार उपतंत्र, जीपीएस रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और जो पेलोड का डाटा है उपतंत्र। इसरो का योगदान एस बैंड सार जो उपग्रह है बस और GSLV के सेकंड प्रक्षेपण यान और जो प्रक्षेपण सेवाएं हैं। और अगर रडार का एकीकरण देखें तो जो JPL है यानी कि जो नासा में एल और जो एस बैंड है उनके रडार का एकीकरण और अंतिम उपग्रह का एकीकरण इसरो ने UR राव उपग्रह जो है केंद्र बेंगलुरु में जो है किया है। डाटा का उपयोग जो रिजोल्यूशन है 5 से 10 मीटर सतह है परिवर्तनों को सेंटीमीटर सतह तक मापने में सक्षम डाटा उपलब्ध कराता है। सभी जो एल और एस बैंड हैं डाटा जनता के लिए मुफ्त जो है उपलब्ध होंगे और आपदा प्रबंधन के लिए जो त्वरित डाटा है उसमें जो है अनुप्रयोग, कृषि प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान
वन संसाधन निगरानी और जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन है और जो आपदा प्रबंधन है वह भी शामिल हैं। जो प्रक्षेपण है इसकी अगर तारीख देखें तो 30 जुलाई 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। श्रीहरिकोटा में GSLV MK सेकंड रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित। मूल योजना जो है जनवरी 2024 में जो प्रक्षेपण है उसकी योजना थी, लेकिन रडार जो रिफ्लेक्टर है उसके तापमान जोखिम के कारण स्थगित कर दिया गया, जिसके लिए JPL में परावर्तक जो कोटिंग है वह लागू हो गई है। अगर इसके महत्व को समझें तो निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है, जिसकी अनुमानित लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह नासा और जो इसरो है उसका पहला हार्डवेयर आधारित पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जो कि दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष सहयोग जो है उसको मजबूत करता है। हम जो है आगे भी जो है द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।